1, 2, 3, come on. चलो, गुड मॉर्निंग। बढ़ते आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, जैसे कि मैंने कहा था लास्ट लेक्चर में 21 और 22 आप लोगों को करना था, वो कर लिया होगा आप लोगों ने। उसके बाद देखो 23 नोट्स होगी सबके पास, तो उसमें से देखो क्वेश्चन नंबर 23 है। तो 23 क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें थोड़ा सा अभी एडजस्टमेंट्स आएंगे, वर्किंग नोट आएंगी और उसमें कुछ नोट है वो आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डेल ट्रेडर का मिशन वगैरह आएगा तो बताता हूँ उसको कैसे सॉल्व करना है, बस सुनते जाइए। इसमें इस क्वेश्चन में लेज़र मैं करके नहीं दूंगा आप लोगों को, लेज़र आप ही को करना है। पूरी एंट्री में सॉल्व करके दूंगा, एंट्री प्लस इसकी वर्किंग नोट। तो जितने भी वर्किंग नोट्स है वो वर्किंग नोट्स तो मुझे सॉल्व करके देनी पड़ेगी, और एंट्री ये सब मैं करके दूंगा। बाकी चीज़ें आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। एंट्री एक बार हो गई तो फिर आप लोग क्या करेंगे, उसको डायरेक्टली लेज़र में कन्वर्ट करना तो आपको आता है। ये अपन ने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से इन द सेंस 11 से अपन पढ़ते आ रहे कि हाउ टू कन्वर्ट एंट्री इनटू लेज़र, ये आपको पता है। तो देखते हैं अभी सबसे पहले 1 बाय 1 चेक करो। सबसे पहले मेसर्स विदर्भ ट्रेडर्स ऑफ नागपुर सेंट ऑन कंसाइनमेंट 100 टेबल फैंस एट अ कॉस्टिंग ऑफ ₹400 ईच टू मेसर्स MP इलेक्ट्रिकल एट ऑफ भोपाल। तो देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, मेसर्स विदर्भ ट्रेडर्स ऑफ नागपुर सेंट ऑन कंसाइनमेंट 100 टेबल ऑफ फैंस एट अ कॉस्ट ऑफ ₹400 ईच। तो उसने 100 टेबल फैन, मतलब जो टेबल फैंस आते हैं, सीलिंग फैन नहीं बेटा, यहाँ पे टेबल फैन की बात करें, है ना। टेबल फैन है जो जिसका कॉस्टिंग है वो है ₹400 एक टेबल का। और किसको भेजा उसने, मिसेस MP इलेक्ट्रिकल ऑफ भोपाल, जो कहाँ का है, भोपाल का। तो विदर्भ ट्रेडर्स नागपुर का है और MP इलेक्ट्रिकल का है भोपाल में। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ, तो यहाँ पे लिखो MP विदर्भ, मेसर्स विदर्भ। तो ये विदर्भ किसको कितना सेंड किया उसने, 100 टेबल, ठीक है। उसका प्राइस कितना है, 400 ईच, एक टेबल का प्राइस है 400। और उसके बाद किसको किया, मेसर्स MP इलेक्ट्रिकल। तो ये कौन हो गया आपका, कंसाइनी, और ये कौन हो गया आपका, कंसाइनर। पहले इसको लिख लो, कंसाइनर और कंसाइनर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मेसर्स विदर्भ कितने फैन टेबल फैन सेंड किया, 100, और एक का प्राइस कितना, 400। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 40,000 रुपीज़, क्योंकि उसने मल्टीप्लाई करने के बाद 100 × 400 करेंगे तो 100 × 400 करेंगे तो 40,000 हो जाएगा। एट द मूवमेंट कहाँ से शुरू हो रहा है, कंसाइनर के गोडाउन से। तो सबसे पहले एंट्री होगी कंसाइन करने की, मतलब सेंड करने की। तो आप सबसे पहले एंट्री पास करेंगे सेंड करने की, गुड सेंड करने की। तो क्या एंट्री होगी, गुड सेंड करने की। ऊपर हेडिंग डालना, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर का जो भी नाम होगा, इन द बुक्स ऑफ विदर्भ, आप लिख लेना, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ। तो पहले एंट्री होगी गुड सेंड करने की, तो लिखा यहाँ पे क्या एंट्री होगी, तो यहाँ पे एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। नरेशन आएगा, बीइंग गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका बीइंग गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। अमाउंट कितना लिखेंगे, 40,000, और यहाँ पर भी आप लिखेंगे 40,000, ठीक है। ये हो गया पहला अमाउंट, बराबर। देखो इसको बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आगे, नेक्स्ट आगे देखो, भोपाल मेसेस विदर्भ ट्रेडर्स स्पेंड 800 फॉर फ्रेट, 400 फॉर इंश्योरेंस इन ट्रांजिट एज पर द एग्रीमेंट। तो देखो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले 800 रुपये आपको फ्रेट का पे किया उसने, मेसर्स विदर्भ ट्रेडर्स। तो विदर्भ ट्रेडर्स जो है वो कौन है आपका, कंसाइनर। एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर ₹800 फॉर फ्रेट, 400 फॉर इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। मतलब रास्ते का जो रास्ते में गुड्स चलती है तो उसका गुड्स का इंश्योरेंस करना पड़ता है कि रास्ते में अगर से गुड्स डैमेज हो गई या लॉस हो गई तो उसका आप कंपनी को क्लेम करके आप उसका रिटर्न ले सकते हो। तो आपको 400 और 800 ऐसा कुल मिला के खर्चा कितना हो गया बेटा, 1200। तो 1200 उसने एक्सपेंसेस क्या है, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। तो एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर की जो एंट्री होती है वो होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट
डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट, नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स सेंड ऑन सॉरी एक्सपेंसेस पेड, बीइंग एक्सपेंसेस पेड, डायरेक्ट एंट्री होगी ये। हाँ, अमाउंट कितना लिखेंगे 1200, यहाँ पर भी लिखेंगे 1200। क्लियर इतना? चलो देखो आगे नेक्स्ट, पढ़ते जाना, एंट्री पास करते जाना। देखिए आगे, एज पर द एग्रीमेंट मिसेस इलेक्ट्रिकल एमपी इलेक्ट्रिकल्स वॉज एंटाइटल टू रिसीव 7% ऑर्डिनरी कमीशन ऑन ऑल द सेल्स। ऑल द सेल्स मतलब पूरे सेल, इसका मतलब देखेंगे अपन क्या होता है, 7% उसको ऑर्डिनरी कमीशन मिलेगा एंड 1% डेल क्रेडिटर कमीशन ऑन द क्रेडिट सेल अफेक्टेड बाय हिम। ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो देखिए उन्होंने क्या बोला है कि उन लोगों को सबसे पहले तो 7%, मैंने स्टार्टिंग में जब बेसिक पढ़ाया था तो बेसिक में मैंने 3 कमीशन लिख के दिया था। एक था बेटा अपना ऑर्डिनरी कमीशन, सेकेंड था अपना डेल क्रेडिटर कमीशन और थर्ड वाला जो कमीशन था वो सरप्लस कमीशन। अभी तक के जो अपन ने प्रॉब्लम में प्रैक्टिस करें 19 या 20 प्रॉब्लम हो चुके हैं, उसमें अभी तक के अपन ने डेल क्रेडिटर कमीशन पढ़ा है जो टोटल सेल के ऊपर दिया जाता है। आपने जितना भी सेल किया उसका सम ऑफ द परसेंटेज गिवन बाय द कंसाइनर टू कंसाइनी, कुछ तो भी परसेंटेज देता है कंसाइनर, किसको बेटा, कंसाइनी को। बट यहाँ पे अभी डेल क्रेडिटर कमीशन है। तो डेल क्रेडिटर कमीशन का मतलब क्या होता है, इसका पहले मैं मीनिंग समझा दूँ और उसके बाद अपन इसको आगे पढ़ेंगे। तो डेल क्रेडिटर कमीशन का वो सिंपल सा मतलब होता है कि कंसाइनर कंसाइनी को बोलता है कि आप आगे कस्टमर को उधारी में माल बेच सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कंसाइनर और आप लोग है कंसाइनी, मैंने आपके साथ एग्रीमेंट किया, आपका और मेरे बीच का दोनों का एग्रीमेंट हो गया। तो मैंने क्या बोला कि आप आगे कस्टमर को गुड्स बेच सकते हैं क्रेडिट में। लेकिन देखो अभी जब आप कोई भी कस्टमर को गुड्स बेचता है क्रेडिट में तो वहाँ पे एक पैसा डूबने के चांसेस होते हैं जिसको बोलते हैं बैड डेट्स। तो कंसाइनर क्या बोलता है कि अगर से आपने मार्केट में उधारे में गुड्स बेचा है तो जितना भी आपने उधारे में गुड्स बेचा है तो जो भी लॉस होगा, क्योंकि अभी एक बात बताओ, मान के चलिए किसी कस्टमर ने पैसा डुबा है तो ये किसका लॉस होगा, कंसाइनर का। ध्यान से समझो इसको। मैंने बोला आप लोगों को कि आप लोग क्या करो, आप मार्केट में कस्टमर को कैश में भी बेच सकते हैं और क्रेडिट में भी बेच सकते हैं। अगर से आपने क्रेडिट में गुड्स बेचा तो क्रेडिट में गुड्स बेचा, जितना भी आप मार्केट में क्रेडिट में गुड्स बेचेंगे उसका मैं आपको कुछ तो भी परसेंटेज दूंगा। लेकिन अगर से मैंने आपको कुछ तो भी कमीशन दिया, डेल क्रेडिटर कमीशन, उधारे में गुड्स बेचा और मैंने आपको कमीशन दिया, तो जो भी लॉस होगा मार्केट, मान के चलिए मार्केट में कुछ तो भी एक कस्टमर था और उसको आपने गुड्स बेचा और उसने क्या किया, आपका बैड डेट्स किया। तो जो बैड डेट्स होगा इन फ्यूचर, मान के चलिए जो भी बैड डेट्स होगा, मान के चलिए 2000 का बैड डेट्स है तो 2000 का बैड डेट्स जो लॉस होगा वो कंसाइनर को नहीं झेलना पड़ेगा, वो किसको झेलना पड़ेगा, कंसाइनी को। क्योंकि कंसाइनी जो रिस्क उठा रहा है, यानी जो कंसाइनी रिस्क उठा रहा है उसके बदले उसको कमीशन दिया जा रहा है, तो कमीशन जो देंगे वो डेल क्रेडिटर कमीशन, ताकि कंसाइनर को कल चल के किसी कस्टमर ने पैसा डुबाया तो कंसाइनर का लॉस नहीं होना चाहिए। इसलिए कंसाइनर उसमें एग्रीमेंट बताता है कि हम आपको एक्स्ट्रा कमीशन देंगे करके, कि ताकि जितना भी आपका बैड डेट्स होगा वो कंसाइनर नहीं झेलेगा, वो किसको बेयर करना पड़ेगा बेटा, वो कंसाइनी को बेयर करना पड़ेगा। जो भी कंसाइनी मतलब आप लोगों को बेयर करना पड़ेगा। समझ में आ गया? हाँ, और एक पॉइंट हो गया, ये पहला एंगल हो गया। इसका दूसरा एंगल बोलता है कि मान के चलिए अभी सबसे नीचे अपन आएंगे, बैड डेट्स का यहाँ पे पॉइंट दिया है तो मैं वहाँ पे समझाता हूँ इसका दूसरा एंगल। अभी बस थोड़ा सा समझ के रखिए, फिर जैसे अपन कमीशन का पॉइंट आएंगे तो मैं आपको और एक बार अच्छे से समझाता हूँ। चलो देखो आगे। तो सबसे पहले इतना क्लियर हुआ, 7% ऑर्डिनरी कमीशन और 1% डेल क्रेडिटर कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन टोटल सेल के ऊपर दिया जाता है। टोटल सेल का मतलब होता है क्रेडिट सेल एज वेल एज कैश सेल, कैश प्लस क्रेडिट मिला के टोटल सेल होता है। बट जो डेल क्रेडिटर कमीशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल के ऊपर दिया जाता है। मतलब प्रॉब्लम में क्रेडिट सेल दिया रहेगा तो उसके ऊपर निकालेंगे। समझ में आ गया? वो चेक करेंगे अपन प्रॉब्लम में। आगे देखो, तो अभी हम सेल का ऊपर कमीशन निकाल नहीं सकते बिकॉज मुझे सेल नहीं पता, तो सेल नहीं पता तो मैं कमीशन निकाल नहीं सकता। इसके लिए रुक जाओ, अपन सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे इसको। आगे, व्हेन एमपी इलेक्ट्रिकल टुक द डिलीवरी एट भोपाल, मतलब उसने डिलीवरी लिया। When MP Electrical took the delivery at भोपाल, मतलब उसको डिलीवरी वहाँ पे मिल चुका है। They found that 5 टेबल फैंस were damaged in transit, मतलब उसको ये पता चला कि जो 5 टेबल फैन है वो क्या हो चुके हैं बेटा, ट्रांजिट हो चुके हैं। जैसे इसके पहले अपन ने क्वेश्चंस करा था लास्ट लेक्चर, जो मैंने सॉल्व करके दिया था कि कुछ तो 15 डैमेजेस बैक डैमेज हो गए, वो मैंने आपको बताया था। देखिए जब उसने डिलीवरी लिया तो उसने चेक किया, फाउंड मतलब मिलना, फाउंड दैट 5 टेबल फैंस वे डैमेजेस इन ट्रांजिट, मतलब जो 5 टेबल फैन है वो क्या हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं। तो अपने को यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा डैमेजेस वाला, मतलब जिसको बोलते हैं हम एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि किसी की गलती की वजह से होता है और जो भी लॉस किसी की गलती की वजह से होता है उसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन करना पॉसिबल है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 5 टेबल फैन का कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो जिसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस, तो चलो लिखते हैं यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1।
वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। चलो लिखते जाने का मेरे साथ, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। कितने फैन डैमेज हो गए? 5 फैंस, ठीक है। तो इसका निकालो, इसका 2 स्टेप में आंसर निकलेगा। पहले लिखते हैं हम कॉस्ट ऑफ गुड्स, फिर हम प्लस करेंगे एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनी के खर्चे प्लस नहीं करेंगे बिकॉज वो गुड्स रास्ते में ही है, तो रास्ते में होने के कारण हम कंसाइनी के एक्सपेंसेस नहीं लेंगे। कितने फैन है? 5, और एक का प्राइस कितना है बेटा? 400, तो 5 × 400 करेंगे तो आंसर आ जाएगा पहला। एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर कितना है? 1200, तो ये 1200 उसने किया है 100 फैन के लिए, तो 5 फैन के लिए कितना? कैसे? तो 1200 ये कितने फैन के लिए खर्चा किया उसने? मूवमेंट कितने गुड्स का था? मूवमेंट था 100 गुड्स का, तो दिस एक्सपेंसेस 1200 इज इक्वल टू फॉर 100 टेबल फैन। देन हाउ मच द अमाउंट फॉर 5 फैन, तो 5 फैन के लिए कितना अमाउंट आएगा? तो आपका आंसर आ जाएगा यूनिट के नीचे यूनिट, अमाउंट के नीचे अमाउंट आना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया? तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो चलो करो, 5 चौक 20, इसका हो जाएगा आपका 2000, ये 2 जीरो काटा तो 12 पंचे 60, तो ये 60 हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा 2060। समझा बेटा ये कैसे निकाला आपने? तो ये हो जाएगा आपका 2060, ये हो गया आपका अमाउंट। इसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। यहाँ पे हम नामकरण कर लेंगे इसका एबनॉर्मल लॉस। पहले इसको बोलेंगे, अगर से कुछ पैसा कंपनी से मिलता है तो उसको हम माइनस करते हैं, क्या लिखेंगे? रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, तो जो भी आएगा और यहाँ पे जितना भी अमाउंट आएगा और यहाँ पे फिर लास्ट में जो बचेगा उसको बोलते हैं नेट लॉस इन ट्रांजिट। नामकरण में नेट लॉस इन ट्रांजिट डालेंगे यहाँ पे। तो चलो देखते हैं, अभी चेक करते कुछ मिला है क्या कंपनी से। देखो आगे 5 टेबल फैंस वेयर डैमेजेस इन ट्रांजिट, दे इन्फॉर्म टू मेसेस विदर्भ ट्रेडर्स अबाउट दिस, मतलब उसके बारे में उसने बताया। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल आप कंसाइनी है, आपको पता चला कि जो 5 फैन है वो क्या हो गए? डैमेज हो गए, तो आपने मुझे बताया, फिर मैंने क्या किया? कंपनी को क्लेम किया। तो देखो आगे क्या बोला है, एंड विदर्भ ट्रेडर्स एडमिट द क्लेम, मतलब विदर्भ ट्रेडर्स ने, मतलब कौन? कंसाइनर, एडमिट द क्लेम फॉर कंपनसेशन विद द इंश्योरेंस कंपनी। तो उसने कंपनसेशन क्लेम किया किसके ऊपर बेटा? कंपनी के ऊपर, कि हमारे जो 5 फैन है वो क्या हो गए? डैमेज हो गए, तो कंपनी उसके लिए कुछ ना कुछ पे करेगी। इंश्योरेंस कंपनी एडमिट अ क्लेम ओनली ₹400 फॉर डैमेज, मतलब जितना रुपये का डैमेज हुआ है उसमें से कंपनी सिर्फ और सिर्फ 400 हैज बीन पेड, मतलब कंपनी हैज टू पे ₹400 ओनली फॉर दिस डैमेजेस। तो जितना रुपए का डैमेज है उसमें से कंपनी कितना पे करे बेटा? 400 रुपये। तो हम यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी के नाम से क्या माइनस करेंगे? 400 रुपये माइनस करेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1660, ठीक है। तो 1660 ये हो जाएगा आपका नेट लॉस इन ट्रांजिट। समझा क्या बेटा कैसे निकाला? ये अपन ने कैलकुलेशन भी बहुत बार कर चुके, तो आई होप आपने इसको अच्छे से कर लिया होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में आ रहा है अभी। तो ये हो गया नेट लॉस इन ट्रांजिट, इसकी एंट्री करेंगे हम लोग। तो चलो करो, क्या एंट्री होगी इसके? तो इसकी एंट्री होगी बेटा नेट लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट। तो लिखो लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स लॉस इन ट्रांजिट, ठीक है। तो ये हो गया आपका गुड्स लॉस इन ट्रांजिट। अमाउंट बताओ कितना आएगा? सबसे पहले लॉस इन ट्रांजिट आएगा 1660, ये आएगा आपका 400 और ये हो जाएगा 2060 टोटल अमाउंट। समझे बेटा ये? तो ये हो गया आपका पहला वर्किंग बराबर लिख लीजिए, उसको बराबर आना चाहिए उसको। आगे देखो नेक्स्ट, आराम से पढ़ना, कोई घाई नहीं है अपने को। देखो आगे, एमपी इलेक्ट्रिकल सेंट एंड अकाउंट सेल स्टेटेड दैट, तो उसने एक स्टेटमेंट भेजा और उसने क्या क्या इन्फॉर्म किया। तो देखे सबसे पहले एक्सपेंसेस इनकर्ड ₹200 फॉर कैरेज, 600 फॉर ऑक्ट्रा एंड ड्यूटी एंड 840 फॉर सेलिंग एक्सपेंसेस। तो उसने पूरा मिला के खर्चा कितना के? एक्सपेंसेस इनकर्ड 200 फॉर कैरेज, 680 फॉर ऑक्ट्रा ड्यूटी एंड 840 फॉर सेलिंग एक्सपेंसेस। तो टोटल करो उसका कितना आ रहा है? तो ये हो जाएगा आपका 200, फिर नेक्स्ट आपका आएगा 680, फिर आएगा आपका 840, तो टोटल हो जाएगा 1720। एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, कंसाइनी कौन है बेटा? एमपी इलेक्ट्रिकल। तो एंट्री होगी कंसाइनी के खर्चे की, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू एमपी इलेक्ट्रिकल
अकाउंट क्रेडिट, नरेशन लिखेंगे बीइंग एक्सपेंसेस पेड। अमाउंट कितना लिखेंगे, तो चलो लिखो अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले कितना आएगा, हाँ कितना था 1720, तो यहाँ पे लिखेंगे 1720 और यहाँ पर भी लिखेंगे 1720। क्लियर इतना, चलो देखो आगे। दे हैव सोल्ड 5 damages table fan ₹250 each on credit basis. They have also sold other 65 table fans at a price 550, out of which 25 fans have been sold for cash. इसका मतलब क्या था, मैं आपको देखेंगे आगे। MP इलेक्ट्रिकल हैज चार्ज कमीशन ऑन द एग्रीड रेट, मतलब जो भी उसका रेट था उसके अकॉर्डिंग उसने क्या किया बेटा, कमीशन चार्ज किया। MP इलेक्ट्रिकल एनक्लोज द बैंक ड्राफ्ट for the balance payable Mrs. Vidarbha Traders out of the credit sale affected by MP Electrical 800 turn out to be bad debts. Pass the journalists and ledger account in the books of Mrs. Vidarbha Traders and MP Electrical. Very good, कुछ भी नहीं समझा तो देखो अभी 1 by 1, तो जहाँ से मैं बोल रहा हूँ वहाँ से फोकस कीजिए काम की चीज़ें। तो देखिए सबसे पहले क्या बोला है, अभी फोकस करना बेटा, कहीं पर उधर उधर ध्यान मत देना। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं वर्किंग बना देता हूँ एक, तो आपके काम में आ गई। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे वर्किंग, सेल का वर्किंग फॉर सेल, ठीक है। तो देखो सेल कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दो सबसे पहले क्या बोला है उसने, तो देखिए उन्होंने बोला है दे हैव सोल्ड 5 डैमेजेस फैन, तो जो टेबल फैन थे डैमेज वाले उसने उसको बेच दिया। कितने के भाव से बेचा है, तो उसने बेचा है 250 के भाव से ऑन क्रेडिट बेसिस। तो जो है तो सबसे पहले उसने सेल करो, तो सेल, तो पहला कौन सा सेल है बेटा, क्रेडिट सेल, तो क्रेडिट सेल है आपका। तो देखिए आगे क्रेडिट सेल देखो कितना है, 5 डैमेजेस फैन, तो निकालो यहाँ पे 5 × 250 के भाव से उसने बेचा है। आगे देखो उन्होंने क्या बोला है, हाँ दे हैव सोल्ड 5 डैमेजेस ऑन क्रेडिट बेसिस, दे हैव ऑल्सो सोल्ड अदर 65 फैंस एट अ प्राइस 550, आउट ऑफ विच 25 फैंस हैव बीन सोल्ड फॉर कैश। मतलब क्या होता है, देखिए सबसे पहले ये तो करो इसका टोटल 5 × 250, तो 5 × 250 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1250। तो ये हो गया डैमेज फैन, जो हमारा डैमेज हुआ था। तो डैमेज फैन कितने थे बेटा, 250 × 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250 आ जाएगा। ये हो गया डैमेज वाला फैन। आगे देखो चलो उसके बाद अभी देखो इंपॉर्टेंट, दे हैव सोल्ड अदर टेबल 65 टेबल फैन, मतलब उसने जो अदर फैन थे वो 65 उसने बेचा है एट अ प्राइस 550 ईच, आउट ऑफ विच 25 फैंस हैव बीन सोल्ड फॉर कैश। मतलब तो देखिए टोटल फैन कितना बेचा उसने, 65, टोटल फैन है 65, उसमें से उसने देखो ये टोटल है, टोटल सेल कितने के भाव से बेचा उसने, 550। तो अगर से मैं 65 × 550 करूँ तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 35,750। लेकिन अपने को ये नहीं करना है, अपने को क्रेडिट अलग निकालना है, कैश अलग निकालना है। क्यों निकालना है तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले कैश और फिर बाद में क्रेडिट। अगर से एक बात बताओ, टोटल मेरा 65 है तो उसमें से मेरा 25 जो फैन है वो का है बेटा, कैश सेल का है। तो 65 में से अगर से मैं 25 माइनस करूँ तो बचेगा कितना, 40। तो 40 फैन क्या रहेंगे मेरे, क्रेडिट रहेंगे। इतना समझेगा पहले, तो पहले इसका क्लासिफिकेशन समझो। अगर से मैंने टोटल फैन, वो तो हो गया पहला वाला हो गया, काम खत्म हो गया। मेरे टोटल फैन 65 है, 65 फैन, तो 65 में से अगर से मैं 25 फैन काय में बेच रहा हूँ, कैश में, तो 25 में कैश में बेच रहा हूँ, तो बाकी जो 40 फैन है वो काय में चले जाएंगे बेटा, क्रेडिट, क्योंकि मेरा जो टोटल सेल है वो 65 का है। टोटल में से आउट ऑफ 25 हैज बीन सोल्ड इन कैश एंड रिमेनिंग इन क्रेडिट। तो जो रिमेनिंग फैन है ऐसा मानेंगे कि काय में बेचा है उसने, क्रेडिट में बेचा है। ये क्लासिफिकेशन उन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे डेल क्रेडिटर कमीशन है, और जहाँ जहाँ पर डेल क्रेडिटर कमीशन आएगा वहाँ पे क्रेडिट की बात करी जाएगी। समझ में आ गया। तो देखिए, तो चलो करो मल्टीप्लीकेशन, इसको भी करेंगे 550 से मल्टीप्लाई, इसको भी करेंगे 550 से, क्योंकि रेट तो सेम ही रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका 25 × 550, 25 × 550, तो ये हो जाएगा 13,750, और ये 40 × 550, 40 × 550, ये हो जाएगा आपका 22,000। तो ये हो गया 22,000, प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 37,500। तो 37,500 ये देखो आया आपका, सॉरी 35,750 हो जाएगा टोटल सेल। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले 25 फैन 550 ये आपका कैश है, तो सॉरी क्रेडिट कर लेते पूरा, क्रेडिट सेल 40 × 550, फिर उसके बाद कैश सेल 25 × 550, करो मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, तो
तो इसका आएगा 13,750 और इसका आएगा 22,000। ठीक है, तो करो टोटल 13,750 प्लस 1250 टोटल हो जाएगा 37,000। तो ये हो गया 37,000 टोटल सेल। सेल की वर्किंग आएगी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया टोटल सेल। तो सबसे पहले देखिए वापस से मैं एक बार बता देता हूँ। दे हैव सोल्ड 5 डैमेजेस टेबल फैन एट ₹250, मतलब 250 के भाव से उसने 5 फैन बेच दिया। वो निकाल दो, पहले 5 × 250 के 1250 आ चुका है। उसके बाद ऑन क्रेडिट बेसिस, तो उसने क्रेडिट में बेच दिया। दे हैव ऑल्सो सोल्ड अदर फैन 65 टेबल फैन एट अ प्राइस 550 ईच, मतलब एक फैन की कॉस्टिंग है 550। आउट ऑफ इच उसमें से 25 टेबल फैन हैव बीन सोल्ड फॉर कैश, उसमें से 25 जो टेबल फैन है वो काय में बेचा है उसने बेटा, कैश में बेचा है। तो सबसे पहले बेटा 65 करने का, 65 में से 25 कैश वाला बाहर निकालो, क्रेडिट वाला बाहर निकालो। तो कैश वाला 25 है, क्रेडिट वाला 40 है, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। तो टोटल सेल हो गया 37,000। जब हम एंट्री करेंगे तो टोटल सेल की एंट्री करेंगे, तो टोटल सेल कितना है 37,000। तो यहाँ पे लिखो कितना लिखेंगे, कंसाइनी, तो नाम क्या बेटा, MP इलेक्ट्रिकल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड। हाँ, कितना लिखेंगे अमाउंट 37,000। ठीक है, ध्यान रखो। हाँ, और जब आप लेजर में लिखेंगे, लेजर जब आप एंट्री करेंगे तो लेजर में आपको डिटेल शो करना पड़ेगा। डिटेल कैसे शो करेंगे, तो डिटेल में कंसाइनमेंट के क्रेडिट में लिखना पहले क्रेडिट सेल 5 × 250, ये पूरा वर्किंग, ये पूरा का पूरा वर्किंग लेजर अकाउंट में वहाँ पे एज इट इज लिख देना, क्योंकि लेजर में शो करना कंपलसरी है। जब आपको अच्छे मार्क चाहिए तो अपने को पूरा पूरा लेजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे, तो पूरा का पूरा जो मैंने वर्किंग उठाया, ये पूरा का पूरा वर्किंग आप काय में करना बेटा, लेजर में कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर इतना, चलो देखो आगे। नेक्स्ट, MP इलेक्ट्रिकल हैव चार्ज द कमीशन नो एट द एग्रीड रेट, तो MP इलेक्ट्रिकल्स को उसके अकॉर्डिंग उसको कमीशन देने का है। अभी कमीशन कैसे देंगे, तो ध्यान दो, अभी सबसे पहले कमीशन देंगे हम लोग उसको, जो भी उनका रेट है उसके अकॉर्डिंग। तो कमीशन का रेट जो भी डिसाइड हुआ है वो अपने को निकालना पड़ेगा, मतलब जो नेक्स्ट वर्किंग रहेगी वो रहेगी बेटा कमीशन की। तो ध्यान दो यहाँ पे, अभी कमीशन कैसे निकालते हैं, कमीशन तो कमीशन में देखो सबसे पहला जो है ऑर्डिनरी कमीशन है, ऑर्डिनरी कमीशन। ठीक है, दूसरा जो है वो है आपका डेल क्रेडर कमीशन। ठीक है, हाँ, तो डेल क्रेडर कमीशन किसके ऊपर दिया जाता है बेटा, क्रेडिट सेल के ऊपर, क्रेडिट सेल के ऊपर दिया जाता है। और ये जो दिया जाता है ये दिया जाता है टोटल सेल। ठीक है, ये ध्यान रखो, जो ऑर्डिनरी कमीशन है वो टोटल सेल के ऊपर दिया जाता है, डेल क्रेडर कमीशन जो है वो क्रेडिट सेल के ऊपर दिया जाता है। तो ध्यान रखो, सबसे पहले ऑर्डिनरी कमीशन जो कितना परसेंट है, तो ये है बेटा आपका 7% और ये बेटा आपका 1%। ठीक है, चेक कर लो एक बार है क्या इतना, हाँ 1% और 7%। डेल क्रेडर कमीशन क्रेडिट सेल, ऑर्डिनरी कमीशन टोटल सेल, इंक्लूडिंग डैमेज वाला सेल भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि उसने बोला नहीं कि कौन सा सेल। तो टोटल मतलब जितना भी सेल किया, तो सेल कितना बेटा 37,000। तो 37,000 का डायरेक्टली निकालो 7%, पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा। 37,000 का 7%, 37,000 का 7%, 2590। तो यहाँ पे लिखेंगे 2590, 2590, ये हो गया आपका। हाँ चलो, उसके बाद देखो अभी आगे देखो नेक्स्ट वाला। अभी डेल क्रेडर कमीशन रुक जाओ, मैं आपको एक बार बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक नोट है वो लिखना पड़ेगा पहले। देखो डेल क्रेडर कमीशन यहाँ पे होगा कि नहीं होगा अभी बताता हूँ। देखो सबसे पहले अभी डेल क्रेडर कमीशन देखिए, डेल क्रेडर कमीशन मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको अभी बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले। तो डेल क्रेडर कमीशन होता है कि जब कंसाइनर के साथ एग्रीमेंट करता है कि अगर से मान के चले भले ही अपने मार्केट में उधारी में गुड्स बेचा है, तो उधारी में कुछ देखो 2 बार लिखा है यहाँ पे, ये वाला भी उधारी, ये वाला भी उधारी। तो जब भी कंसाइनर उधारी में गुड्स बेचता है तो ये रिस्क जो है वो कंसाइनर को उठाना पड़ता है। तो कंसाइनर यहाँ पे बोलता है कि कंसाइनी को कि अगर से मार्केट में अपने उधारी में गुड्स बेचा है, इन केस अगर से कस्टमर से कोई भी गुड्स बेचने के बाद कस्टमर से कोई भी लॉस होता है, तो लॉस जो होगा वो किसका होगा बेटा, कंसाइनर का। नॉर्मली जो मैं आपको गुड्स भेज रहा हूँ तो लॉस तो मेरा होगा ना, क्योंकि मैंने उसको परचेस किया और बाद में आपको भेजा, मैंने आपको बोला कि आप इतना बेच के दो, तो फाइनली लॉस किसका होगा, कंसाइनर का। तो ये लॉस से बचने के लिए क्या बोलता है कंसाइनर, एक एग्रीमेंट, मतलब जो एग्रीमेंट होता है उसमें क्लॉज डालता है
कि अगर से मान के चलिए जो भी कंसाइनी मार्केट में उधारी में बेचेगा तो उसके लिए हम आपको एक्स्ट्रा कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन ये तो उसका काम कर रहा है उसके बदले ले रहे, लेकिन डेल ट्रेडर कमीशन जब कोई भी पर्सन उधारी में गुड्स बेचता है तो वहाँ पे एक रिस्क होता है जो होता है बैड डेट्स, कि कोई कस्टमर ने पैसा डुबाया तो ये पूरा का पूरा कंसाइनर का क्या हो जाएगा बेटा, लॉस हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए कंसाइनर क्या करता है, एक एग्रीमेंट में लिख के देता है कि अगर से आपने उधारी में माल बेचा है तो ये पूरा का पूरा जो मान के चलिए कस्टमर ने जितना भी पैसा डुबाएगा वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, मतलब यहाँ पे कंसाइनी को रिस्क बेयर करना पड़ेगा इन केस अगर से उसको डेल ट्रेडर कमीशन दिया जा रहा है तो। अगर से मान के चलिए प्रॉब्लम में क्वेश्चन में अगर से बोला है कि मान के चलिए किसी कस्टमर ने पैसा डुबाया तो डेल ट्रेडर कमीशन की एंट्री नहीं होगी। अगेन क्या बोला ध्यान दो, अगर से मान के चलिए कोई कस्टमर है जिसने पैसा डुबाया, बैड डेट्स अगर से हुआ है तो बैड डेट्स इन केस अगर से बैड डेट्स होता है तो हम डेल ट्रेडर कमीशन की एंट्री पास नहीं करेंगे, क्योंकि बैड डेट्स भी लॉस है और कमीशन तो दोनों एक साथ नहीं देंगे। अगर से बैड डेट्स नहीं होगा तो हम कमीशन की एंट्री पास करेंगे, अगर से बैड डेट्स होगा तो कमीशन की एंट्री पास नहीं करेंगे। मतलब क्या होता है इसका मतलब ध्यान दो। सबसे पहले वहाँ पे चेक करो प्रॉब्लम में बोला है उन्होंने मेसेस एमपी इलेक्ट्रिकल्स एनक्लोज द बैंक ड्राफ्ट फॉर द बैलेंस पेबल मेसेस विदर्भ ट्रेडर्स आउट ऑफ द क्रेडिट सेल। मतलब जितना भी हमारा क्रेडिट सेल है बेटा, अभी आराम से ध्यान दो, आउट ऑफ द क्रेडिट सेल अफेक्टेड बाय एमपी इलेक्ट्रिकल, मतलब कंसाइनी ने जितना भी उधारी में माल बेचा है उसमें से 800 रुपये क्या हो गया, बैड डेट्स हो गया। तो हाँ तो देखो यहाँ पे कितने रुपए का बैड डेट्स है बेटा, 800 रुपये का। तो जो एमपी इलेक्ट्रिकल ने गुड्स सेंड किया था तो उसमें से जो 800 का है वो क्या हो जाएगा, बैड डेट्स हो जाएगा। तो बैड डेट्स, तो चलो एक नोट मैं आपको लिख के देता हूँ, वो नोट आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नोट, इफ एक सेकंड हाँ देखो अभी इसमें देखो सबसे पहले कितने रुपए का बैड डेट्स है बेटा, 800 रुपये का बैड डेट्स है। अभी जो बैड डेट्स रुपये आपका हुआ है 800 रुपये का, आगे देखो अगर से प्रॉब्लम में बैड डेट्स दिया है तो डेल ट्रेडर कमीशन की एंट्री पास नहीं होगी। इफ द बैड डेट्स हैज बीन इनकर्ड, अगर से बैड डेट्स हुआ है तो क्या लिखेंगे बेटा, इफ द बैड डेट्स हैज बीन इनकर्ड देन द कमीशन ऑफ डेल ट्रेडर हैज नॉट बीन पास। मतलब जो भी कमीशन की एंट्री होगी डेल ट्रेडर की वो हम लोग यहाँ पे नहीं निकालेंगे। मतलब अगर से बैड डेट्स हुआ है, यानी क्वेश्चन में आपको बैड डेट्स दिया है तो हम डेल ट्रेडर कमीशन की एंट्री पास नहीं होगी। मतलब इस क्वेश्चन में बैड डेट्स है तो हम डेल ट्रेडर कमीशन सॉल्व नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पे जो 1% है ये वाली कमीशन हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बैड डेट जो है वो आपको दिया है। अगर से मान के चलिए बैड डेट्स हमें प्रॉब्लम में नहीं देता तो हम लोग ये 1% कमीशन की एंट्री पास करते। बेटा ध्यान दो, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम में बैड डेट्स दिया है इसलिए हम लोग डेल ट्रेडर कमीशन नहीं निकाल रहे। डेल ट्रेडर कमीशन निकालने का मतलब ही होता है कि अगर से किसी कस्टमर से पैसा डूबा है तो जो बैड डेट्स है, बैड डेट्स हुआ है तो हम लोग डेल ट्रेडर कमीशन नहीं देंगे, और बैड डेट्स नहीं होगा तो हम लोग आपको कमीशन देंगे। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हमें एक्सपेंसेस की एंट्री पास करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे बैड डेट्स की एंट्री पास करना पड़ेगा, कमीशन की नहीं। मतलब दोनों में से कमीशन और डेल ट्रेडर दोनों दिया है, सॉरी बैड डेट्स और डेल ट्रेडर दोनों दिया है तो दोनों में से कोई भी एक होगी। बैड डेट्स दिया है और डेल ट्रेडर कमीशन दिया है तो बैड डेट्स की एंट्री पास होगी। बैड डेट्स और डेल ट्रेडर कमीशन, तो बैड डेट्स नहीं दिया है और डायरेक्ट डेल ट्रेडर दिया तो हम डायरेक्टली कमीशन की एंट्री पास कर देंगे। तो ये प्रॉब्लम में बैड डेट्स हुआ है तो मतलब हम डायरेक्टली बैड डेट्स की एंट्री पास करेंगे, कमीशन की नहीं। मतलब यहाँ पे डेल ट्रेडर कमीशन की एंट्री पास नहीं होगी तो यहाँ पे डेल ट्रेडर कमीशन 0 आएगा तो टोटल कमीशन हो जाएगा 2590। तो कमीशन की एंट्री पास कर लो पहले, फिर मैं आपको समझाता हूँ। कमीशन की एंट्री होगी बेटा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू एमपी इलेक्ट्रिकल अकाउंट क्रेडिट, नरेशन आएगा बीइंग क्या लिखेंगे, बीइंग कमीशन पेड, कमीशन पेड। ठीक है, तो कमीशन पेड कितना कमीशन है टोटल 2590। अगेन वापस से बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे डेल ट्रेडर कमीशन नहीं क्यों नहीं लिखा। डेल ट्रेडर कमीशन मैंने इसलिए नहीं लिखा बेटा क्योंकि यहाँ पे बैड डेट्स हुआ है, तो जब अगर से आपको प्रॉब्लम में बैड डेट्स देगा तो हम डेल ट्रेडर कमीशन की एंट्री पास नहीं करते और नहीं करते। अगर से आपको प्रॉब्लम में ये बैड डेट्स नहीं हुआ होता तो हम लोग 1% क्रेडिट सेल का कमीशन निकालते और हम उसको यहाँ पे टोटल में प्लस करते। जबकि प्रॉब्लम में बैड डेट्स हुआ है तो हम लोग डेल ट्रेडर कमीशन नहीं देंगे, ये उसका रूल है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हमें जब डेल ट्रेडर कमीशन की एंट्री नहीं होगी तो मुझे यहाँ पे बैड डेट्स की एंट्री पास करनी पड़ेगी। फाइनली ये जो लॉस है ये किसका लॉस है बेटा, अभी कंसाइनर का लॉस है, तो लॉस को अपने को एंट्री पास करना पड़ेगा।
ठीक है, समझ में आ गया। तो लॉस की एंट्री अपने को पास करना पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे बैड डेट्स हुआ है तो हम आपको कमीशन नहीं देंगे। मतलब कंसाइनर बोलता ही है अगर से बैड डेट्स हुआ तो हम आपको कमीशन नहीं देंगे, और बैड डेट्स नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, आपको कमीशन नहीं देंगे। समझा मैंने क्या बोला? अगर से बैड डेट्स हुआ तो हम आप लोगों को कमीशन नहीं देंगे, और बैड डेट्स नहीं हुआ तो हम आपको कमीशन देंगे। ये इसका सिंपल सा लॉजिक होता है। तो बैड डेट्स हुआ है 800 रुपये, बैड डेट्स की एंट्री होगी तो एक देखो, सबसे पहले यहाँ पर एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे बीइंग बैड डेट्स इनकर्ड। ये इंपॉर्टेंट एंट्री है, ध्यान रखो। इसको स्टार मार्क करके रखना। अमाउंट कितना आएगा बेटा 800 रुपये, तो यहाँ पर भी आएगा 800 रुपये। ये आपकी इंपॉर्टेंट एंट्री है, स्टार मार्क करके रखना। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट क्रेडिट, बैड डेट्स इनकर्ड कितना लिखेंगे 800 रुपये और 800 रुपये। ये समझा आपको? कमीशन मैंने नहीं लिखा क्योंकि बैड डेट्स ज़्यादा, इसलिए मैंने कमीशन नहीं लिखा। आई होप आपको समझा होगा। नहीं समझा तो आप मुझे इसके बाद पूछ सकते हो कॉल पे, ठीक है। आगे हाँ, उसके बाद नेक्स्ट कैलकुलेशन हो चुका है। अभी क्लोजिंग स्टॉक बचा है तो निकालो। चलो, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है, तो कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक निकालते टाइम फॉर्मूला क्या है इसका बेटा, गुड्स एंड माइनस करेंगे एबनॉर्मल लॉस माइनस करेंगे सेल। कितने फैन सेंड किया था 100, एबनॉर्मल लॉस हुआ 5, कितना बेचा है 65, तो कितना बचेगा 30 टेबल फैन। ये बचा आपके पास, ठीक है। तो देखो, इसका 3 स्टेप में आंसर निकलता है। सबसे पहले लिखेंगे कॉस्टिंग ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स, फिर प्लस करेंगे एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, फिर प्लस करेंगे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनिंग, ठीक है। चलो करते जाओ। कितने फैन बचे 30, एक फैन का प्राइस कितना है 400, 3 चौक 12 मतलब 12,000। एक्सपेंसेस कितना है उसका 1200, 1200 कितने गुड्स के लिए है बेटा, ये है 100 गुड्स के लिए। तो 1200 जब 100 गुड्स के लिए तो 30 के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 12 36 360, ठीक है। उसके बाद हाँ, अभी इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ, कंसाइनी के कौन से खर्चे लेंगे कौन से नहीं लेंगे। तो देखिए वहाँ पे कंसाइनी के खर्चे की लिस्ट देखो। एक्सपेंसेस इनकर्ड 200 फॉर कैरेज नॉन रिकरिंग है, ऑक्ट्राई नॉन रिकरिंग है, सेलिंग एक्सपेंसेस रिकरिंग है। क्योंकि सेलिंग एक्सपेंसेस बार बार करना पड़ता है इसलिए हम उसको नहीं लेंगे। मतलब कौन सा लेंगे 680 प्लस 200 मतलब 880। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 880। हाँ, अभी क्वेश्चन इज दैट कि यहाँ पर हम 100 से डिवाइड करेंगे कि 5 टेबल फैंस माइनस करेंगे। तो देखो, लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था कि अगर से वहाँ पे देखो डैमेज गुड हुआ है उसको मिला है क्योंकि उसने बेचा है, मतलब यहाँ पे उसको गुड्स मिल चुका है। गुड्स मिल चुका है इसका मतलब उसने पूरा का पूरा 100 गुड्स के ऊपर खर्चा किया होगा, ऐसा हम लोग अज्यूम करते हैं। लेकिन लास्ट वाले क्वेश्चन में उसने क्लियर कट बोला था कि उसने जो डैमेज गुड्स है उसके ऊपर 1 भी रुपये का खर्चा नहीं किया है। बट ये वाले क्वेश्चंस में, मतलब ये जो क्वेश्चन है उसमें ऐसी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया कि उसने जो डैमेज फैन है उसके ऊपर खर्चा किया है नहीं किया। मतलब इंफॉर्मेशन नहीं दिया, इसका मतलब उसने किया होगा, और जब किया होगा तो हम पूरा का पूरा लेंगे। डैमेज हुआ इसका मतलब ये नहीं कि उसने रास्ते में पूरा का पूरा टोटल हुआ, उस टोटल डिस्ट्रॉयड हुआ, उसको मिला है मतलब उसने खर्चा किया होगा। तो हम यहाँ पे टोटल मतलब यहाँ पे लेंगे बेटा 100, मतलब यहाँ पे हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड और 30 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। समझे यहाँ पे? क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था क्लोजिंग स्टॉक निकालते टाइम, तो क्लोजिंग स्टॉक निकालते टाइम वहाँ पे क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दिया था कि हम लोगों ने उस डैमेजेस बैग के ऊपर खर्चा नहीं किया था। बट यहाँ पे ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब उसने खर्चा किया होगा। तो क्योंकि उसको मिला है, हाँ ध्यान रखना, उसको गुड्स मिला है। अगर से रास्ते में पूरा का पूरा लॉस होता तो हम लोग उसको नहीं लेते, क्योंकि उसने लिया है। समझा बेटा? ये अब बेचा है मतलब लिया होगा ना। तो करो इसको, 880 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 264। टोटल हो करो 12,000 और 360, टोटल हो जाएगा 12,624। ये हो जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 12,000। तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री आप लोग कर लो। क्या एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक की? तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री होगी। ये हो गया आपका पूरा का पूरा प्रॉब्लम। इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, बैड डेट्स वाला और डेल क्रेडिटर कमीशन वाला।
तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ बैड डेट्स और डेल क्रेडिटर कमीशन। अगर से प्रॉब्लम में बैड डेट्स दिया रहेगा तो डेल क्रेडिटर कमीशन की एंट्री पास नहीं करेंगे। सिंपल लैंग्वेज में, बहुत सीधा सा लैंग्वेज मतलब इसका मतलब है बैड डेट्स प्रॉब्लम में दिया है तो डेल क्रेडिटर कमीशन की एंट्री नहीं होगी। बैड डेट्स प्रॉब्लम में नहीं देगा तो डेल क्रेडिटर कमीशन की एंट्री कंपलसरी होगी, वो हम निकालेंगे और उसके बाद उसकी एंट्री पास करेंगे। जबकि इस प्रॉब्लम में बैड डेट्स दिया था इसलिए हम लोगों ने उसकी एंट्री नहीं पास की। समझे बेटा? ये तो ये हो गया पूरा आपका कंप्लीट प्रॉब्लम। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कर लीजिए, प्रॉफिट की एंट्री होगी और सेटलमेंट की एंट्री होगी। मतलब एंट्री के बाद दो एंट्री और होगी, एक तो प्रॉफिट कब निकलेगा? जब हम लेज़र बनाएंगे तब। तो लेज़र के बाद आपका प्रॉफिट की एंट्री होगी और सेटलमेंट की। तो ये दो एंट्री मैं आपको बताऊंगा कल। तो इसका प्रॉफिट आप लोग निकाल लेना, प्रॉफिट आपको निकालना है और इसका लेज़र भी आपको बनाना। नहीं समझा तो मुझे पूछिए, तो मैं आपको बताऊंगा। समझा बेटा? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िए और इसको रफ में और एक बार वापस से करके देखो तो आराम से आएगा। इसका पूरा वर्किंग जो जो लिखा है वो लिख लीजिए और अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इतना मेरे साइड से इनफ है। आपको कुछ लगता है तो आप मुझे पूछिए, तो मैं आपको बताता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय। अपन मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। चलो मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर में।